जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आइए हम बात करने जा रहे हैं पर्यावरण में कौन सा चैप्टर है दोस्तों? वायुमंडल। यानी वायुमंडल का जो पहला चैप्टर था वो हमने पढ़ा दिया है। उस पहले चैप्टर में दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा 5 गैसों के बारे में। वो कौन कौन से गैस थे? नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा ओजोन। दोस्तों कहने को तो हीलियम भी है, नियॉन भी है, रेडॉन भी है, मतलब ढेर सारी गैसें हैं, लेकिन हमें उतने के बारे में जानकारी रखना जितने के बारे में प्रश्न पूछता है। उससे एक्स्ट्रा जानकारी रखना ज़रूरी है, रखना भी चाहिए, लेकिन अब विधिवत जानकारी रखने लगेंगे तो पूरा वायुमंडल पढ़ते पढ़ते आप ख़त्म नहीं होगा, लेकिन वायुमंडल आप पढ़ते रहेंगे। इस वजह से हम बात करने जा रहे हैं अब वायुमंडल का जो स्ट्रक्चर है यानी संरचना है, उसे हम कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों? 5 भागों में बांटते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, पीडीएफ के चक्कर में ना पढ़िए, आप इसको नोट कर लिया करिए। जो हम लिखवाते हैं इसको इसलिए लिख देते हैं ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे। पता चला लेक्चर के समय ही हम लिखते रहेंगे तो हमें 1 घंटा लग जाएगा एक लेक्चर लेने में, और आप लोग भी देखेंगे नहीं। इस वजह से 15 से 20 मिनट का वीडियो आप लोग देखा करिए और इसी को नोट बना लिया करिए। नोट्स बनाने से आपके दिमाग में जल्दी बैठ जाएगा और आपको ये अच्छी तरीके से आएगा। ठीक है, आइए अच्छा बात करते हैं 5 मंडल के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला जो मंडल है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल। दूसरा मंडल होता है स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल। तीसरा मंडल होता है मीजोस्फीयर जिसको बोलते हैं मध्य मंडल। चौथा मंडल होता है आयनोस्फीयर जिसे आयन मंडल कहते हैं। 5वां मंडल है एक्सोस्फीयर जिसे बहिर्मंडल कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ट्रोपोस्फीयर की बातें। आइए देखते हैं, यानी इसकी ऊंचाई कितनी होती है? इसकी ऊंचाई होती है दोस्तों 18 किलोमीटर, यानी पृथ्वी से लेकर यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा जाए तो ये हो जाएगी 18 किलोमीटर। लेकिन कहाँ पे ज़्यादा होती है, कहाँ पर कम होती है? देखिएगा, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सही बात है, यानी ये निचली परत है, उसके बाद ये है स्ट्रेटोस्फीयर है, फिर है मध्यमंडल, फिर आयन मंडल, फिर उसके बाद बहिर्मंडल। तो ये है निचली परत है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किमी तथा भूमध्य रेखा पर 18 किमी। ध्रुवों पर मतलब यानी जो सेंटर होता है ऊपर यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 8 किमी तथा भूमध्य रेखा पर 18 किमी होती है इसकी ऊंचाई। ठीक है, क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 किलोमीटर पर 6.5 यानी 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में गिरावट आती है। दोस्तों जब आपने अभी क्लास लिया था हमारा, तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड जब पढ़ा रहे थे उसके बारे में मैंने बताया था कि जैसे हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं 165 मीटर की ऊंचाई पर तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में कमी आती है, लेकिन अगर वही 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएं तो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में कमी आ जाती है। तो दोस्तों जब एक किलोमीटर में 6.5 तापमान में कमी आ जाएगी, देखिए 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 6.5 हो गया, लेकिन अब वो 2 किमी जाएंगे तो दोस्तों ऐसा नहीं कि 6 12 किलोमीटर हो जाए 12 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बढ़ जाएगा, बल्कि 18 किमी या 16 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में कमी आ जाएगी। इसीलिए आपने सुना होगा कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाने पर हमें क्या मिलता है? तापमान में गिरावट मिलती है और तापमान में कमी मिलती है। यही रीज़न है कि पहाड़ों पर बर्फ़ जम जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तापमान में गिरावट होती है। जैसे माउंट एवरेस्ट पर जाएंगे तो 8,848 मीटर, यानी कि वहाँ पर लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई है, और 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर के बाद ही आपको यानी कि तापमान और कम हो जाती है, यानी बर्फ़ वाला तापमान मिल जाता है आपको। इसीलिए आप सोचते होंगे कि ऊंचाई पर बर्फ़ क्यों जम जाती है? यही रीज़न है कि वहाँ पर तापमान कमी हो जाती है। तो दोस्तों इसका मतलब समझ गए होंगे कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में कमी आती है, वही अगर 1 किलोमीटर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में कमी आती है। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछता है, वैसे पूछता रहता है हमेशा। अब बात करते हैं, इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है, यानी सभी मंडलों का समूह कहा जाता है, संवहन मंडल भी कहा जाता है। गर्मी में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, गर्मियों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है, लेकिन वही ठंड में कमी आ जाती है। ये इन बातों को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में होता है, यानी सबसे अधिक जो घनत्व पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? क्षोभ मंडल। घनत्व मतलब सभी गैसों का समूह जो किसमें पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है? क्षोभ मंडल में। ठीक है, इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। परिवर्तन मंडल का मतलब है दोस्तों, यानी सभी गैस को यानी इसी परिवर्तन क्या मतलब, यानी सभी मौसम इसमें परिवर्तन होता रहता है। आज ठंड है तो कल गर्मी होगा, फिर बारिश होगी, फिर उसके बाद कुछ और मौसम आ जाएंगे, फिर पतझड़ भी आएगा, यानी सभी मौसमों का परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए इस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, इसमें 90% जलवाष्प विद्यमान रहती है। दोस्तों जलवाष्प बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे मौसम को बनाने और बिगाड़ने में। जलवाष्प 90% इसी मंडल में विद्यमान रहती है, यानी किसमें? क्षोभ मंडल में।
जलवाष्प क्या करती है, यही जलवाष्प होता है जो बादल बनती है, यही जलवाष्प क्या करता है जो ओस या कोहरा तुषार हिम बनता है। यानी कि धीरे धीरे ये सभी मौसमों में समूह रहता है, जलवाष्प का ही समूह होता है, जलवाष्प का ही क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, इसे मौसमी परिवर्तन का छत भी कहा जाता है। यानी जो ये ट्रोपोस्फीयर है इसे मौसमी परिवर्तन का छत भी कहा जाता है। यानी सभी मौसम इसी में परिवर्तन होता है। छत का मतलब ये छत हो गया, देखिए ये छत हो गया, और ये कह रहा है कि इसी में परिवर्तन होता रहता है, यानी इस छत के अंदर ही परिवर्तन होता रहता है। इन बात को याद रखिएगा, सभी मौसमें इसी में पाई जाती है। यानी जितनी भी सारे मौसम होते हैं, चाहे आंधी हो, बादल हो, तूफान हो, हिम, कोहरा, तुषार आदि सभी प्रकार के मौसम इसी में पाई जाती हैं। ठीक है, किसमें? क्षोभ मंडल में। अब बात करते हैं सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, तूफान एवं वर्षा इसी मंडल में होती है। इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। दोस्तों ये बात को याद रखिएगा कि सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, हिम, कोहरा, तुषार आदि इसमें होते हैं, और इस मंडल को अधोमंडल यानी सेमी स्फीयर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखा जाए तो सब अगर 5 मंडल है, लेकिन एक मंडल में सबसे ज़्यादा योगदान दे रहा है जिसको हम बोलते हैं मौसम, यानी आंधी, तूफान, वर्षा, हिम, कोहरा, तुषार सभी इसी में होता है। इन सभी समूहों का आधा ही समूह समझ लिया अकेला ही काम कर रहा है, यानी सभी मंडलों का एक अकेला ही मंडल ये पूरे पे भारी है, ऐसे समझिए, 4 एक तरफ, वो अकेला, इसीलिए इसको सेमी स्फीयर भी कहा जाता है। यानी सभी वायुमंडल का आधा मंडल ये अकेला ही है। ठीक है, यानी इसी के सेमी स्फीयर भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमारे रही बात क्षोभ मंडल की बातें। तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न किया जाता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल से ही प्रश्न आता है, और एक आध दो प्रश्न मेसोस्फीयर से आता है, मध्य मंडल से भी आ जाता है। कैसे आता है हम वो सब उसकी रचना करते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर जिसे समताप मंडल कहते हैं। अच्छा दोस्तों, समताप मंडल और यानी ये समताप मंडल और ये क्या है? ये है ट्रोपोस्फीयर। इन दोनों के बीच की जो जगह बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोपास कहते हैं। ट्रोपोपास का मतलब हो जाए ट्रोपोस्फीयर के जो जगह है, उस स्ट्रेटोस्फीयर का जो जगह है उसे ट्रोपोपास कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल। इसकी ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? 18 से 32 किमी तक होती है इसकी ऊंचाई। ठीक है ना, समताप मंडल की ऊंचाई होती है 18 से 32 किमी तक। इस मंडल में तापमान में अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है। समताप का मतलब है जहाँ तापमान समान, यानी इसमें उतार चढ़ाव नहीं होता है। इस मंडल का तापमान समान रहता है। समताप मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर सबसे अधिक रहती है, यानी समताप मंडल जो रहता है उसका तापमान समान रहता है, और यहाँ पर ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई सबसे अधिक होती है। ध्रुव मतलब जो उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल है, ऐसे समझिएगा। इसमें कोई भी मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, तूफान, बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, धूल, कण, जलवाष्प आदि नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती है। लेकिन इस मंडल में एक विशेष प्रकार के मेघ का निर्माण होता है जिसे मुलाभ मेघ या मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, मुलाभ मेघ, मेघ मतलब बादल। कौन सा बादल? मुलाभ बादल। कौन सा बादल होता है दोस्तों? ये दोस्तों आपने देखा होगा कभी कभी गर्मी में बारिश होती है, यानी गर्मी के दिनों में वर्षा होती है, तो आप सोचते होगे ना कि यार कौन सी वर्षा हो रही है, धूप भी निकला, बारिश भी हो रही है, और वो अच्छा भी नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार कि यार गर्मी में मतलब जब बादल घेरा रहता है, छाँव हो जाता है, तब बारिश होती है, अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे मज़ा नहीं आता। बिल्कुल सही सोचते हैं। वो बादल होता है कहाँ से? क्षोभ मंडल से। जो बादल बहुत हल्की हल्की बादलें होती हैं वो ऊपर चली जाती है समताप मंडल में, और होता क्या है ना कि जब 3 या 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऊंचाई पर जो बादल बनते हैं वो सूर्य के प्रकाश को मतलब रोक लेती हैं। लेकिन दोस्तों ये नहीं रोक पाती है, नहीं रोक पाती है, तो क्या होता है, बिना धूप यानी उसको कवर किए ही वो बारिश होने लगती है, और हम लोग उसको दूसरे नाम से जानते हैं। आज ज्योग्राफी की लैंग्वेज में या पर्यावरण में जब हम वायुमंडल की लैंग्वेज में उसको मिलाप वर्षा कहते हैं, लेकिन गांव देहातों में हम लोग यानी इवन हमने बच्चों को पढ़ाया, बहुत से बच्चों से मैंने पूछा कि कितना क्या कहा जाता है, तो लोग बोलते हैं सियरी सियरा का बिया। तो दोस्तों एकदम नहीं, सियरी सियरा का बिया नहीं होता है, इसे लोगों की अफवाहें हैं, लोग ऐसे बोल देते हैं, लेकिन उसे बोलते हैं मुलाभ वर्षा। यानी जब धूप में वर्षा होती है तो सब कहते हैं अरे यार देखो सियरी सियरा का बिया हो रहा है, लेकिन वैसा बिया भी नहीं होता है, या शादी नहीं होती है, ये होता है मुलाभ वर्षा, यानी जिसे मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो बात रही दोस्तों समताप मंडल की। और बात जानते हैं समताप मंडल में क्या होता है। ओजोन परत समताप मंडल की निचली परत में पाई जाती है। अब बात करते हैं ओजोन परत की। ओजोन परत यानी समताप मंडल की निचली परत, यानी ये वाली परत है, इसमें पाई जाती है क्या? ओजोन परत। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट परत है ये हमारे लिए। O3 जिसका सिंबल होता है, क्या करता है ये गैस?
दोस्तों ये सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, रोक लेती है, आने नहीं देती है। और अगर ये धरती अगर ये आ भी जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमें डिसीज़ कैंसर हो जाएगा, यानी कैंसर हो जाएगा, डिसीज़ हो जाएगा, रोग हो जाएगा। और ये दोस्तों ये पराबैंगनी किरणें जब पहुंचती है धरती पर ना, तो हमारे स्किन को तो ही डैमेज करते हैं, लेकिन अगर जिस पशु अगर नाजुक पशु है उसके पास पहुंच जाएगा तो उसको भी डैमेज करती है। इवन पेड़ पौधे पशुओं पर भी हानि पहुंचाती है, जल में रहने वाले जीवों पर हानि पहुंचाती है। यानी बहुत हानिकारक ये रेज है, किरणें हैं, जिसको ये ओजोन लेयर रोके रखती है। और दोस्तों आज की डेट में सबसे बड़ा हमारे पास घातक ये चीज़ हो गया है कि हम लोग ओजोन लेयर को डैमेज करते जा रहे हैं। देखिए आप लोग इसको सुनते रहिएगा और लिख भी लीजिएगा, ओजोन लेयर को डैमेज करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग CFC का यूज़ कर रहे हैं, यानी CFC गैस निकाल रहे हैं, और CFC गैस सबसे बड़ा घातक है ओजोन लेयर को डैमेज होने के लिए। क्यों दोस्तों? कहाँ से निकलती है ये CFC गैस? हर उस यंत्र से निकलती है जो ठंडक पहुँचाती है। AC हो गया, उससे निकलती है CFC गैस, रेफ्रिजरेटर उससे निकलती है, डिस्पेंसर उससे निकलती है। यानी देखा जाए तो सभी वो यंत्र, सभी वह उत्पाद, सभी वह प्रोडक्ट जो ठंड प्रदान करती है, जो ठंडा देती है, ठंडक करती है, उससे निकलने वाली गैस है CFC। CFC में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, यानी क्लोरीन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन जैसा कार्बन होता है, जिसमें सबसे घातक जो है वह क्लोरीन। यानी अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ओजोन लेयर को डैमेज कौन सी गैस करती है तो CFC। लेकिन ये पूछा जाए कि ओजोन लेयर में मौजूद सबसे अधिक घातक गैस कौन सी है तो क्लोरीन है। इस बात को देखिए, जगह नहीं है, नोट नहीं कर पाए हैं, इसीलिए कहते हैं सिर्फ नोट ये स्क्रीन शॉट करने से फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आप लोग क्या करते हैं, पूरी तरीके से लेक्चर को सुनेंगे नहीं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये है ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर को डैमेज होने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए हमको चाहिए होगा कि जितने भी शीतलक पदार्थ हैं उनको कम किया जाना चाहिए, उनको कम यूज़ किया जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और अगर नहीं करेंगे तो फिर वही होगा कि वो पराबैंगनी किरणें हमारे धरती तक पहुँचेगी और हमारे इसकी स्किन को डैमेज करेगी और इससे डिसीज़ हो जाएगा, बीमारियाँ हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये तो रही बात हमारे किसकी बात, यानी समताप मंडल की। अब दोस्तों कुछ खास नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानकारी रखते हैं। अब बात करते हैं मीजोस्फीयर। इसकी ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? 32 से 60। देखिए दोस्तों ऊंचाई में आपको कहीं कहीं कन्फ्यूज़न होगा, बहुत सी किताब देता है कि 18 नहीं 20 किलोमीटर दे देता है, कोई किताबों में 16 किलोमीटर देता है क्षोभमंडल की ऊंचाई। यहाँ देखेंगे तो 80 किलोमीटर दे देगा, 80 से 50 यानी 600-110 किलोमीटर दे देगा। तो ऊंचाई उतना कोई ख़ास मायने नहीं रखता है, लेकिन उसकी उपलब्धता, उसके यूज़, उसके जो है कार्य मायने रखते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, कौन से मंडल स्पेशल हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं मध्यमंडल की बातें। मध्यमंडल में है, इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है। दोस्तों यहाँ पर हमने क्या कहा कि 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में कमी आती है। आपने कहा ठीक है। हमने कहा समताप मंडल में कुछ नहीं होता, ना तापमान बढ़ता है ना घटता है। आपने कहा ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत तेज़ी से घटती होती है, यानी कि तापमान में गिरावट आती है। यानी जहाँ 165 मीटर में 1 डिग्री था, वहाँ 165 में 2-3 डिग्री के तापमान में कमी आ जाती है, ठीक है ना। कहने मतलब ये था। और दोस्तों याद रखिएगा, सभी उल्काएँ इस मंडल में जलकर भस्म हो जाती है। दोस्तों उल्काएँ क्या होती हैं, मैं बताऊँ क्या होती है। उल्का वह होती है जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, जब सूर्य में महाविस्फोट हुआ था, तो ढेर सारी छोटे छोटे पार्ट अलग हुए थे। तो उसमें जो गोला आकार ले लिए, कुछ ग्रह के रूप में हो गए, कुछ उपग्रह के रूप में हो गए, और वही कुछ जैसे आपने देखा होगा कुछ उल्टे सीधे तरीके से बने होते हैं। मतलब आकार में देखिए ऐसे, इस तरीके से ऐसे बने होंगे, इस तरीके से बने होंगे। यानी वह भी क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। किसके? ग्रहों के चक्कर तो लगाते रहते हैं, लेकिन सबका एक अंत होता है, यानी सबका एक निश्चित काल होता है कि इसके बाद इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। उसी तरीके से इन उल्काओं की भी एनर्जी खत्म हो जाती है। जब ये एनर्जी खत्म हो जाती है तो उनके जो पास के ग्रह हैं उनके तरफ भागने लगती है। जब भागने लगती है तो ये वायुमंडल में जो गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, उनके घर्षण से जलने लगती है। जब जलने लगती है तो आते आते क्या होता है कि ये मध्यमंडल में पहुंचती है, तो वहाँ जलकर भस्म हो जाती है, यानी कि वो घर्षण से जलकर भस्म हो जाती है। और उसी को जब कभी कभी तो होता क्या है, वो उल्काएँ धरती तक भी पहुंच जाती हैं, और हम लोग क्या करते हैं, फटाक से आंख मूंदते हैं और ऐसे दोनों हाथ को जोड़ते हैं कि हे भगवान हमारी मन्नत पूरी हो जाए, हे भगवान ये काम पूरा हो जाए। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि तारा टूटा है। दोस्तों भूलिए मत, एक तारा है सूर्य, यानी तारा तो कई 100 अरब हैं, लेकिन एक तारे की बात बता रहा हूँ, वो सूर्य है। उस सूर्य से हमको इतनी एनर्जी मिल रही है, इतना ज़्यादा है कि 14,95,98,000
900 किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद भी उसकी किरणों को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसकी गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और ये तारा होगा जो हमारे करीब आके गिरेगा और बुझ जाएगा? नहीं दोस्तों, वो उल्का है, ठीक है ना, ऐसे समझिएगा। यानी वो उल्का कहाँ जलकर भस्म होती है? मध्यमंडल में। अब बात करते हैं आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर। दोस्तों इसकी ऊंचाई होती है 60 से 640 किलोमीटर तक, ठीक है, 6 से यानी 60 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं जिसे आयन कहते हैं। सबको समझ में आ रहा है? इसमें क्या होता है? विद्युत आवेशित कण होते हैं जिसे आयन कहते हैं। ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और इस प्रकार बेतार संचार को संभव बनाते हैं। दोस्तों आयन मंडल में सिर्फ एक काम होता है, जितने भी बेतार संचार यानी जो सैटेलाइट होते हैं, जो उपग्रह होते हैं, उनका आदान प्रदान होता है इसी मंडल में। किसमें? आयन मंडल में। इसमें यह मत कहिए कि संचार उपग्रह स्थापित होते हैं, नहीं, संचार उपग्रह स्थापित होते हैं कहाँ पर? बहिर्मंडल में। इसमें देखिए ना, परावर्तित होते हैं, यानी सभी रेडियो तरंगें क्या होती है, यहाँ पर आएंगी, धरती से टकरा के फिर यहाँ जाके परावर्तित होती रहती हैं। यानी सबसे उत्तरदायी कौन सा है? इसी के लिए है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर ये मान लिया आयनोस्फीयर का ये काम हो गया, तो ये पूछा जाए कि किसमें सबसे अच्छी तरीके से यानी हवाई जहाज़ की आदर्श दशा किसमें पाई जाती है, यानी हवाई जहाज़ उड़ाने की आदर्श दशा किसमें पाई जाती है? तो क्या बताएंगे? वो है समताप मंडल। दोस्तों तापमान समान होने के कारण इस मंडल में यानी समताप मंडल में हम यानी जो पायलट होते हैं उनको उड़ाने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि उसमें कोई भी तापमान, कोई भी उसका टेंशन नहीं होता है, और दूसरी बात कोई भी वायुमंडलीय घटनाएं नहीं होती हैं। बिजली चमकती है तो बिजली का रेस को जो होता है देखा होगा आपने, ऐसे आता होगा, कभी ऐसे नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे की तरफ आता है। इस वजह से बिजली न उस पर बिजली के चमकने का खतरा होता है, न बादल, न तो ओलावृष्टि का खतरा होता है, न अत्यधिक आंधी तूफान का खतरा होता है। इसीलिए जब ऐसे उड़ती हैं ना जहाज़ें, जब उड़ता है तो क्या होता है, उसके ऊपर जाके एकदम से स्टेबल हो जाता है। किसमें? समताप मंडल में, और उड़ता रहता है, ठीक है ना। तो यानी कि सबसे आदर्श दशा कहाँ पाई जाएगी? वो है समताप मंडल, ठीक है। अब यहाँ पे आयन मंडल में क्या है, सिर्फ वो जो आयन मंडल में जो आयन होते हैं वो क्या होता है? परावर्तित होती रहती है, जो किरणें होती है वो परावर्तित होती रहती हैं। अब लास्ट मंडल जो बचा है दोस्तों वो है बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर। दोस्तों ये है एक्सोस्फीयर, इसकी ऊंचाई कितनी है? 640 किलोमीटर के ऊपर अनंत, ऐसे समझिएगा। इस मंडल की कोई सीमा नहीं है दोस्तों, कोई सीमा नहीं है। आप 10,000 कहिए, 36,000 कहिए, लाख करोड़ कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी कह दिए कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक्सोस्फीयर यानी 640 किलोमीटर के ऊपर है, इसकी इस मंडल की कोई सीमा नहीं है। बहिर्मंडल में ही सभी संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। जितने भी संचार उपग्रह हैं दोस्तों, हर कंपनियों का अपना अपना सैटेलाइट होता है, यानी सब लोग अपने अपने सैटेलाइट को कहाँ स्थापित करते हैं? एकदम बहिर्मंडल के ऊपर स्थापित करते हैं। लेकिन उनका जो ऋणावेशित जो आयन होते हैं वो कहाँ से परिवर्तित होते हैं? आयन मंडल से पृथ्वी तक आते जाते रहते हैं हमेशा, ठीक है ना। अब बात समझते हैं दोस्तों, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। दोस्तों आपने पढ़ा था नाइट्रोजन की ऊंचाई जो होती है 128 किलोमीटर तक होती है, वहीं 64 किलोमीटर तक ऑक्सीजन, वहीं अगर बात करें तो 32 या 30 किलोमीटर तक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। तो जाहिर सी बात है इसमें बचेगा हाइड्रोजन और हीलियम। जैसे जैसे अगर हम अत्यधिक ऊंचाई पर जाएंगे आयन मंडल के ऊपर, तब क्या मिलेगा आपको? तब ठंड नहीं मिलेगा, तब तापमान में बढ़ोतरी होती जाएगी, तब तापमान में क्या होगा? बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दो गैसें पाई जाएगी, हाइड्रोजन और हीलियम, जो सूर्य में, जिसमें सूर्यों का समूह है, यानी कि तारों में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम जहाँ अत्यधिक पाई जाएगी वहाँ गर्मी ऑलरेडी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि बहिर्मंडल की बात करते हैं, बहिर्मंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम। देखिए दोस्तों हमने स्ट्रक्चर बनाया है थोड़ा सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए। ये है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी में क्या है? पृथ्वी के ऊपर है पहला मंडल जिसको हम ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल कहते हैं। इसी में इसके ऊपर के वाले क्षेत्र को जब समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच वाला जो आता है मंडल, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोपास, क्षोभ सीमा जिसको बोलते हैं। वहीं अगर बात करते हैं ट्रोपोस्फीयर और मीजोस्फीयर की जो बीच की सीमा होती है उसे हम बोलते हैं, उसे स्ट्रेटोपास बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये उसके बाद वही हाल यहाँ पर भी आ जाएगा, मीजोपास कहा जाएगा मीजोस्फीयर और आयनोस्फीयर के बीच वाले स्थान को, ठीक है ना। ये हो जाएगा मीजोपास। यानी 5 मंडल है, 5 मंडलों के समूह हमने बांट दिया आपको, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर और बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर।
ऊंचाई भी देखिए दोस्तों, ऊंचाई भी मैंने लिख दिया है, 640 किलोमीटर के बाद अनलिमिटेड हो जाता है। ये रहा हमारा आज का लेक्चर दोस्तों, जिसको बोलते हैं वायुमंडल। वायुमंडल मैंने पहले पढ़ा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन के बारे में। ये हमने पढ़ा दिया आपको 5 मंडलों के बारे में। दोस्तों आशा है कि आपको अच्छा लगता होगा वीडियो, और इसी तरीके से हमारे वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।